ये भयानक कहानी है उस दिन की जब 4 फैमिली मेंबर्स केव डाइविंग एडवेंचर पर जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही घर वापस लौट पाता है। ये दिल दहलाने वाली कहानी है शाफ्ट केव ट्रेजेडी की। क्रिस्टीन मिलेट 19 साल की एक लड़की जिसे पानियों की गहराई में जाने का जुनून था। वो लगभग 15 साल से डाइविंग कर रही थी। उसके पिता भी एक प्रोफेशनल केव डाइवर थे और उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बचपन से डाइविंग करना सिखाया था। क्रिस्टीन, स्टेफन और ग्लेन, ये तीनों भाई बहन स्कूबा डाइविंग करने में माहिर थे। दुनिया के कई बड़े बड़े डाइवर्स में उनका नाम भी आता था और क्रिस्टीन को तो साउथ वेल्स नाम का एक डाइविंग अवार्ड भी मिला था। मिलेट्स फैमिली डाइविंग करने में एक्सपर्ट हुआ करती थी। उनका कजिन जॉन बॉकरमैन भी एक एक्सपीरियंस डाइवर था, लेकिन सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस होने की वजह से फैमिली में इन्हें एक जूनियर डाइवर माना जाता था। फिर आता है मई 28, 1973। 9 लोगों का ग्रुप माउंट गैम्बियर के शाफ्ट सिंकहोल में एक 2 दिन की डाइव प्लान करते हैं। ये जगह अपने आप में काफ़ी यूनिक थी क्योंकि एक छोटा सा होल जो एक बड़ी सी और गहरी गुफा के छत पर बना है। ये होल सिर्फ 3 फीट का है, जिसमें से एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है और इस होल से 20 फीट नीचे आते ही एक डरावनी झील आपको दिखाई देती है। यह अपने आप में एक मिस्ट्री है कि कैसे छोटा सा होल नीचे जाके पानी से भरी और एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी केव में बदल जाता है। दिन के उजाले में जब धूप उस छोटे से होल से पास होकर आती है तो एक स्ट्रेट लाइन बीम जैसी दिखाई देती है और ये लाइट बीम 120 फीट नीचे रॉक बॉटम तक जाती है। और ये रॉक बॉटम उन पत्थरों से बना है जो कि जमीन के ओनर्स ने इस होल को भरने के लिए फेंके थे, लेकिन हजारों पत्थर फेंकने के बाद उनको पता चला कि ये होल इतना बड़ा है कि इसे भरना नामुमकिन है। ये रॉक्स और ऊपर से आ रही लाइट बीम एक ही लाइन में दिखाई देते हैं और यहाँ डाइव करने वाले इसी लाइट को एक दिशा दर्शक की तरह यूज करते थे ताकि उनको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। अगर आप इस केव के दोनों में से किसी भी एक केव में हो तो आप इस लाइट बीम को आसानी से देख सकते हो, फिर चाहे बाहर धूप हो या बादल छाए हो। डे 1 पे साउथ पैसिफिक डाइविंग क्लब के 9 मेंबर्स इस केव को एक्सप्लोर करने आते हैं और अपनी केबल लाइन केव के एंट्रेंस से नीचे फेंकते हैं। इसमें से 8 डाइवर्स ने मेन कैवियर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। दिन खत्म होने तक उन्होंने सारा एरिया एक्सप्लोर कर लिया था। 9वां डाइवर केव के बाहर ही रुक गया ताकि वो इमरजेंसी के वक्त मदद कर सके। बाकी के 8 लोगों का ग्रुप रॉबर्ट स्मिथ लीड कर रहे थे और ये पहले भी 20 बार इस शाफ्ट केव में आ चुके थे। ये इस चैम्बर से काफी ज्यादा वाकिफ थे, पर इन्हें ये नहीं पता था कि क्रिस्टीन की वजह से ये सभी एक मुसीबत में पड़ने वाले हैं। रॉबर्ट ने सभी डाइवर्स को स्ट्रिक्टली सिर्फ इस 200 फीट के एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए बोला था ताकि सभी मेन चेंबर में ही रहे और ऊपर से आ रही लाइट बीम सबको दिखाई देती रहे। क्योंकि उनके पास दूसरी कोई भी गाइडलाइन नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक ऑफिशियल ग्रुप डाइव प्लान बनाया था और इस प्लान को एग्जीक्यूट करना लीडर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। अब डे 2 पे क्रिस्टीन, स्टेफन, जॉन और चौथा डाइवर गॉर्डन केव के वेस्टर्न एज सेक्शन में जाने का प्लान करते हैं जो कि 250 फीट की गहराई में था, क्योंकि इतनी डेप्थ पर ज्यादा देर रुकना इम्पॉसिबल था। ये टाइम था 1973 और उस टाइम पे डाइवर्स पुराने रेगुलर एयर सिलेंडर्स यूज कर रहे थे। मॉडर्न सिलेंडर्स की तरह मिक्स्ड गैसेस सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे जिसमें ऑक्सीजन रिक्रिएट होता रहता है। इसी वजह से स्कूबा डाइवर्स सिर्फ एक लिमिट तक नीचे जा सकते थे, लेकिन ये लोग इस लिमिट को तोड़कर आगे जाने की सोच रहे थे ताकि वो एक नया रिकॉर्ड बना सके। लेकिन केव में डाइविंग करना और ओपन सी में डाइविंग करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क था और क्रिस्टीन, जॉन, स्टीफन और गॉर्डन, इन सभी को जल्द ही ये पता लगने वाला था। बाकी 4 डाइवर्स ने बताया कि उस दिन उस केव में आखिर क्या हुआ। दिन की शुरुआत अच्छे से हुई। डाइवर्स पानी में उतरे और तैरते हुए रॉक बॉटम की ओर बढ़ने लगे। तभी रॉबर्ट का नाइट्रोजन नार्कोसिस की वजह से सिर चकराने लगा। एक्सपीरियंस डाइवर होने की वजह से उसने तुरंत इन सिम्टम्स को पहचान कर वापस लौटने का डिसीजन लिया। नाइट्रोजन नार्कोसिस होता है गहराई में जाने पर आपके ब्लड में नाइट्रोजन गैस बढ़ने की वजह से। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जितनी ज़्यादा गहराई में आप जाओगे उतनी ज़्यादा आपने शराब पी रखी है और 200 फीट गहरे केव में जाने पर आप ऐसा फील करोगे कि आपने 4 ग्लास शराब पी रखी है। बॉटम पे थोड़ी देर घूमने के बाद ग्लेन ने देखा कि उसका सिलेंडर खत्म हो रहा है। उसकी बहन और बाकी लोग उसके आगे ही थे। उसने अपनी बहन को ये बात बताने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वो एकदम से आगे चली गई। अब आगे केव का दूसरा रूम आने ही वाला था, लेकिन ग्लेन को लगा कि वो फटाफट से वहां जाकर वापस निकल जाएंगे। बाकी के कई डाइवर्स वापस ऊपर जाने के लिए पीछे मुड़ गए और कुछ जो अनईजी फील कर रहे थे वो बीच में ही रुक गए। वहां बाकी डाइवर्स सरफेस पर पहुंच गए,
लेकिन ये सिर्फ 4 डाइवर्स थे। अब चिंता करने की बात ये थी कि सभी डाइवर्स ने सेम कैपेसिटी के ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ डाइव की शुरुआत की थी और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। कुछ डाइवर्स बाकियों को ढूंढने के लिए इधर उधर खोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ स्टीफन का कैमरा और लाइट बॉटम पे पड़ा हुआ मिला। ये शुरुआत थी एक बहुत ही भयानक कहानी की। अब सिर्फ एक ही चांस था कि कहीं पे थोड़ी सी ट्रैप्ड एयर हो और वो लोग वहाँ पे जिंदा हो। लेकिन आखिर वहाँ पे ऐसा हुआ क्या? जब क्रिस्टियन और बाकी लोग लेज के पास पहुंचे, वो थोड़ी देर वहाँ पे रुके ताकि सभी इकट्ठा हो सके। वो जानते थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उनको कम से कम समय में नीचे जाके वापस ऊपर आना था। इतनी गहराई में नॉर्मल हवा में सांस लेना रिस्की था। उन सभी को ये पता था कि नाइट्रोजन नार्कोसिस होने पर क्या करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने टास्क पर फोकस किया और धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। इतनी गहराई में कंप्रेस्ड एयर की वजह से नॉर्मल के मुकाबले 7 गुना ज्यादा हवा बॉडी में जा सकती है। इस वजह से हवा एक ही झटके में खत्म हो सकती है। फिर भी वो इस केव के सबसे गहरे 250 फीट डेप्थ पर जाना चाहते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले इस 200 फीट के एरिया को पार करना पड़ता था और फिर 250 फीट तक जाने के लिए 300 फीट बड़ी सकरी केव में से जाना पड़ता था। जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, उनकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा था और नाइट्रोजन नार्कोसिस होने के चांसेस बढ़ गए थे। पर ये सब तो एक छोटी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आगे उनको एक बहुत ही भयानक प्रॉब्लम का सामना करना था। इतनी छोटी जगह में 4 डाइवर्स होने की वजह से इनकी मूवमेंट से सरफेस की मिट्टी पानी में घुल रही थी, जिससे देखने में मुश्किल हो रही थी और रास्ता भटकने के चांसेस बढ़ गए थे। प्रॉपर गाइडलाइंस के बिना वापस जाने का रास्ता मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था। क्रिस्टियन ने अपना ऑक्सीजन लेवल देखा और समझ गई कि वो 250 फीट तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अब वापस जाना इतना आसान नहीं था। इस मिट्टी से भरे पानी में वापस जाने का रास्ता देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और इस एरिया से लाइट बीम देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। अब वो वहां पर बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका ऑक्सीजन लेवल भी लगभग खत्म हो चुका था। अब उसको रास्ता मिल भी जाए तो ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। रास्ता ढूंढने की जद्दोजहद में वो केव के सीलिंग के पास चली गई ताकि वो आगे बढ़ने का रास्ता देख सके। गॉर्डन जो उसके साथ ही था, वो भी सीलिंग की ओर बढ़ने लगा। दोनों सीलिंग के पास पहुंच गए। उनकी लाइट्स चारों दिशाओं में घूम रही थी ताकि उनको बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। सीलिंग पर बने ऊबड़ खाबड़ चट्टानों की वजह से वहां पर तैरना काफी ज्यादा मुश्किल था। इन दोनों को ये पता नहीं था कि वो इस केव के एक डोम में फंस चुके हैं। बहुत देर तक बाहर निकलने की कोशिश करने के बाद दोनों की ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गई। दोनों बेहोश होने के बाद केव के सरफेस पर जाकर गिर गए। वहां जॉन तेजी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन वो गलत रास्ते पर था। उसे नाइट्रोजन नार्कोसिस हो गया था और वो और भी गहराई में जा रहा था। वहाँ स्टीवन जो क्रिस्टीन और गॉर्डन के आगे था, उसकी भी ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गई थी और मिट्टी से भरे पानी में उसको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो बाद में मिला उसकी फूली हुई लाइफ जैकेट के साथ। ये आखिरी रास्ता होता है पानी से बाहर आने का जब आपके ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक चट्टान से जाकर टकरा गया था और ऊपर नहीं आ सका। पुलिस और बाकी डाइवर्स ने 11 दिन ढूंढने के बाद चारों डाइवर्स को आखिर ढूंढ निकाला। ये काफी डिस्टर्बिंग बात थी कि इतने एक्सपीरियंस डाइवर्स इस केव में जिंदा नहीं बच पाए। इस दिन के बाद डाइविंग के लिए कई नए नियम बनाए गए। केव डाइविंग करना और ओपन सी डाइविंग करना दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि केव डाइविंग काफी ज्यादा खतरनाक और रिस्की हो सकती है।